हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला बीएमएस। आज हम फिर एक लेसन नया पढ़ने वाले हैं जो कि वेंट ऑफ फैक्टर है। देखो, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था, जिसमें एक तो सॉल्यूशन वाला पार्ट है और दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इससे पहले हमने सॉल्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये सब कुछ है। फिर बाद में मैंने एक एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन उसमें बना दिया था, जिसमें हमने 14th क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। होप आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं सॉल्व, और सारे जो भी थ्योरेटिकल पार्ट्स है वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आपने एक बार जब वो अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता देना चाहूंगा कि 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जिसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। और उसमें एक पार्ट है जो कि है वेंट ऑफ फैक्टर। एनसीईआरटी में ये वेंट ऑफ फैक्टर वाला पार्ट बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं दिया हुआ है, और पहले सब कुछ बिना वेंट ऑफ फैक्टर के ही कर दिया गया है। और लास्ट के पेज में बोला गया है कि वेंट ऑफ फैक्टर नाम का भी कोई टर्म है, लेकिन यहां पर हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर पहले से ही पढ़ के चलते हैं ताकि हमें ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो आप ये लेसन देख लेना, इसका बहुत आगे पीछे कोई लिंक नहीं है अभी, बट जब हम 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब हम इसका यूज देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते क्या है? तो दोज प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ओनली ऑन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आपने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन में आपने सॉल्यूट डाला है, तो सॉल्यूट डाला है तो ऐसे प्रॉपर्टीज जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे। जैसे मान लो आपने एक सॉल्यूशन बनाया है 1 मोल NaCl से, और आपने एक सॉल्यूशन बनाया है 1 मोल KCl से, तो दोनों में जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो सेम है, बट टाइप अलग है। एक में NaCl है और दूसरे में KCl है, बट जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जो नंबर ऑफ मोल्स है, वो क्या है? सेम है। 1 मोल NaCl इन सॉल्यूशन 1 एंड 1 मोल KCl इन सॉल्यूशन 2। अब देखो, मान लो अगर हम NaCl को डिसोसिएट भी कर दे, तो NaCl कैसे डिसोसिएट होता है? Na+ एंड Cl-। तो 1 से कितना मोल हो गया? 2 मोल हो गया। तो सॉल्यूशन में कितना होगा? 2 मोल। तो सेम चीज तो KCl के साथ भी होगा। KCl भी डिसोसिएट कर जाएगा K+ में और Cl- में। तो 1 मोल KCl से सॉल्यूशन में कितने मोल हो जाएंगे? 2 मोल। तो अभी भी अगर हम देखें तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स अभी भी क्या है? सेम है। उसमें भी 2 मोल है, इसमें भी 2 मोल है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज जो दोनों में सेम है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ सॉल्यूट। टाइप ऑफ सॉल्यूट अलग है, एक में NaCl है, दूसरे में KCl है, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर सेम। सो दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टोटल कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स मीन्स व्हाट? सॉल्यूट के, these are known as कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल। क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, कितना है। ठीक है ना, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज, चार्ज क्या है, ये सब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल और टोटल कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज भी है, ये हमें जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बट फिर भी देख लेते हैं क्या है। तो दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल ऑल्सो, मतलब क्या है इस पे भी डिपेंड करता है। मतलब क्या NaCl है तो अलग होगा, KCl है तो अलग होगा। ठीक है ना, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जैसे आपने मान लो Na+ डाल रखा है और Al3+ डाल रखा है, 1 मोल दोनों का, तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम है, बट चार्ज वाला पार्ट डिफरेंट है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी दोनों सॉल्यूशन का क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इट डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल, इसलिए हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज आगे नहीं है, तो आप इसे अभी इग्नोर कर सकते हैं। अब देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिप्रेजेंटेशन बगल में लिखा हुआ है।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा वैसे ही एक नया टर्म है दैट इज योर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के और भी नाम है, जैसे हम बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो पूरा होता क्या है, तो कुछ ऐसा है कि जैसे आपने 1 मोल NaCl ऐड किया, डिसॉल्व किया सॉल्यूशन में, तो आपने तो 1 मोल डिसॉल्व किया, बट वो क्या हुआ, NaCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि सॉल्यूशन में जाने के बाद ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाएगा तो क्या मिलेगा, Na+ और Cl-। तो आपने 1 मोल ऐड किया बट वो ब्रेक होने के बाद उधर 2 मोल्स पार्टिकल हो गए। तो आप जो भी कैलकुलेशन करोगे वो तो 1 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग करोगे, और जो ऑब्जर्व्ड वाला पार्ट होगा मतलब फाइनल वाला, एक्चुअल वाला, एक्सपेरिमेंट वाला, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो 2 मोल पार्टिकल के अकॉर्डिंग होगा। तो जो आपने 1 मोल पार्टिकल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो डिसोसिएशन के बाद या फिर एसोसिएशन भी हो सकता था, दोनों से नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे। तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है उसको हम एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट अगर होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमने ऐड किया है और डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जो बाद में आया एक्चुअल वाला जो है, जो एक्सपेरिमेंटल वाला है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तब तो अपना गलत हो जाएगा ना, तुम नॉर्मल ला रहे हो, ओरिजिनल में एबनॉर्मल वाला पार्ट है, तो फिर हम क्या करते हैं कि यही जो डिफरेंस है इसको हम करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग वेंट ऑफ फैक्टर आई। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, देखो वेंट ऑफ फैक्टर सिंपल है, मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब सॉल्यूशन में डिसोसिएट एसोसिएट हो जाने के बाद कितने मोल्स हैं या कितने नंबर हैं, बाय क्या, जो तुमने ऐड किया था, बाय क्या बताओ, जो तुमने ऐड किया था। जैसे अभी NaCl का अगर हम एग्जांपल लें तो हमने क्या किया, 1 मोल NaCl ऐड किया, दिस मींस व्हाट, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एडेड, और अंदर जाकर के वो सॉल्यूशन में क्या हो गया, 2 मोल हो गया, 1 मोल Na+ का और 1 मोल Cl- का। तो आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, तो हम यहां पे लिखेंगे 2/1। ठीक है ना, तो वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू होगी 2। मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं, बाद वाला नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस व्हाट, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल विच वी हैव एडेड। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर आई का डेफिनेशन समझ में आ गया, फाइनल बाय इनिशियल, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो यहाँ पे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो मैंने बोला वही है कि ये क्या होगा, फाइनल वाला, ऑब्जर्व्ड वाला या फिर क्या एक्सपेरिमेंटल वाली वैल्यू जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वही। अब देखो आई का बहुत सारा फॉर्मूला है, जैसे एक फॉर्मूला ये है कि मान लो अगर तुम्हें 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू दी हुई है, एक क्या जो तुमने थ्योरेटिकल कैलकुलेट किया मींस 1 मोल NaCl के कॉरस्पॉन्डिंग, और एक कौन सा, 2 मोल सॉल्यूट के कॉरस्पॉन्डिंग जब वो डिसोसिएट हो गया, तो आई कैसे निकालोगे, तो आई वही हो जाएगा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल, मतलब 2 मोल वाला बाय 1 मोल वाला। ठीक है, तो जैसे भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग आई की वैल्यू निकाल लोगे। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, बाय थ्योरेटिकल जो तुमने ऐड किया, इसी को हमने पिछले स्लाइड में देखा था, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, मतलब जो सॉल्यूशन में डिसोसिएशन के बाद आया। अब देखो इसको हम मोलर मास में भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो कि जैसे फाइनल मोल्स है तो क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, तो नीचे में क्या आएगा, नीचे में क्या आएगा बताओ, फाइनल मोलर मास, मतलब ऑब्जर्व्ड वाला या फिर एबनॉर्मल वाला। ठीक है ना,
और नीचे में तुमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स एडेड इनिशियली, तो फिर उसको गिवन मास बाय मोलर मास करो तो ऊपर में क्या आएगा तुम्हारा, नॉर्मल वाला मोलर मास। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला हमें ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा उल्टा टाइप का है, वैसे सब कुछ सही है बट थोड़ा उल्टा लगता है, क्योंकि देखो बाकी सब में क्या है, एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल, इसमें क्या है, थ्योरेटिकल बाय एक्सपेरिमेंटल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहां देखा था, ये देखो बाद वाला मोल्स, ठीक है ना, बाद वाला मोल्स मतलब क्या बोलो, गिवन मास बाय मोलर मास, तो बाद वाला मोलर मास नीचे आएगा, बाद वाले को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल, दैट मींस आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और ये कौन सा मोल है बताओ, इनिशियल वाला, तो इनिशियल वाला मोल जब नीचे लिखोगे तो क्या लिखोगे, गिवन मास बाय मोलर मास, तो इनिशियल नॉर्मल वाला मोलर मास कहां आएगा, ऊपर। तो मोलर मास के टर्म्स में जब हम लिखेंगे तो फाइनल बाय इनिशियल नहीं, इनिशियल बाय फाइनल, या फिर थ्योरेटिकल बाय फाइनल एक्सपेरिमेंटल, ठीक है ना। अब देखो डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, आई विल बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा बढ़ेंगे। जैसे तुमने NaCl का एग्जांपल लिया, तुमने 1 डाला, उधर 2 हो गया, तो फाइनल 2 बाय इनिशियल 1, तो कितना वैल्यू आया, 2, ठीक है ना। तो डिसोसिएशन के लिए हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ता है, इसलिए आई इज ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर मान लो कोई चीज एसोसिएट हो जाएगा, आप बाद में एग्जांपल देखोगे कि अगर हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालें तो एसोसिएशन हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल मिलकर के 1 मॉलिक्यूल बना लेता है। तो इसके लिए आई अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखो एसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो 2 मॉलिक्यूल मिलकर के 1 मॉलिक्यूल बना लिया, तो फाइनल कितना है 1, और इनिशियली तुमने कितना लिया था 2, तो आई की वैल्यू क्या होगी, फाइनल बाय इनिशियल, तो 1 बाय 2, तो वैल्यू कितनी आएगी, हाफ। तो एसोसिएशन में आई विल बी लेस देन 1। अब देखो यहां पे हम कुछ फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इसका डेरिवेशन भी याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में डिराइव करके ही दिया हुआ है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में 2 सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं और उसमें फुल डेरिवेशन दिखाना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा वो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट आएगा, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं है, वो हमें आता ही है, और कोई भी आयनिक कंपाउंड कैसे डिसोसिएट करता है। तो 2 केस हम इसमें देखेंगे, एक डिसोसिएशन के लिए आई का फॉर्मूला निकालेंगे और एक एसोसिएशन के लिए। तो चलो देखते हैं। जैसे मान लो AXBY करके कोई कंपाउंड है, तो ये कैसे डिसोसिएट करता है, हमें पता है, जैसे NaCl है या CaCl2 है, तो कैसे डिसोसिएट करता है, A कितनी बार, X बार, B कितनी बार, Y बार, और चार्ज के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AY प्लस हो जाएगा, BX माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हमें चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, हमें बस देखना है कितने पार्टिकल हुए। तो A के कितने पार्टिकल हैं, X, B के कितने हैं, Y, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, X प्लस Y, तो उसी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया N से। अब देखो मान लो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन का C मान लिया, प्रोडक्ट साइड क्या होगा 0 0, फिर C माइनस क्या होगा C अल्फा, ये क्या आएगा C अल्फा, ये क्या होगा C अल्फा। तो टोटल कंसंट्रेशन आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, सबको ऐड कर दो, थोड़ा कॉमन लो, थोड़ा मैनिपुलेशन करो, तो ये आ जाएगा ये x प्लस वाई की जगह पे हम इनपुट कर देंगे। अब I का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल बाय इनिशियल, फाइनल कंसंट्रेशन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। तो I का फॉर्मूला हो जाएगा डिसोसिएशन के केस में 1 + n-1 अल्फा, ठीक है ना। तो यहाँ पे n क्या है और अल्फा क्या है, तो अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे मान लो 50% अगर डिसोसिएशन है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 50/100 0.5। अगर 70% डिसोसिएशन है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 70/100 0.7। अगर 100% डिसोसिएशन है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 100/100, 100 से डिवाइड करना है तो 1। तो ये सब हमें इक्विलिब्रियम चैप्टर से पता है। तो अगर मान लो 100% डिसोसिएशन हम मान ले तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n के ही बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखो n क्या है, तो यहां पे तुम देखोगे हमने बोला 1 मोल से, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट से जो भी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनेगा दैट इज n। So what is n? n is number of moles of product formed from 1 mole of reactant। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा हमें। देखो जैसे K2SO4 है तो K2SO4 कैसे डिसोसिएट करेगा, 2 बार K प्लस और 1 बार सल्फेट, ठीक है ना। कैसे लाया हमने, K कितनी बार 2 बार, सल्फेट पूरा आयन है SO4 कितनी बार 1 बार, चार्ज के लिए क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो SO4 2 माइनस और K प्लस। तो आ गया। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो कितने आए 3, तो 1 से कितना आया 3, तो n की वैल्यू क्या हुई 3। NaCl में देखो 1 से कितना आएगा 2, तो n की वैल्यू क्या हुई 2। Al2SO4 में 1 से कितना आएगा 5, ठीक है ना, तो n की वैल्यू क्या हो गई 5।
तो इफ 100% डिसोसिएशन है तो आई की वैल्यू यही हो जाएगी, जो कि एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस में माना गया है, या फिर हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% ही होगा। ठीक, तो आई हमने निकाल लिया 100% के लिए। चलो अब अगर अल्फा 100% नहीं है तब क्या होगा? तो देखो ये एक और कॉम्प्लेक्स यहां पे दिया हुआ K4FeCN6, ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आप पढ़ोगे लास्ट चैप्टर में क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसका थोड़ा खास बात होता है, थोड़ा सा ही हमें चाहिए कि जब हम इसको सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं करता। ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो एक एंटिटी रहता है और जो बाहर वाला है वो एक अलग है। तो हमें अंदर वाला नहीं निकालना, मतलब Fe अलग हो गया, Cn अलग हो गया, ये सब नहीं होगा। जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो एक साथ ही होगा, दैट इज अ कंप्लीट सिंगल एंटिटी। ठीक है, तो जैसे इसको अगर हम डिसोसिएट करना चाहते हैं तो देखो ये कैसे डिसोसिएट होगा। ये होगा डिसोसिएट तुम्हारा 4K 4K प्लस एंड दिस कंपाउंड कंप्लीट FeCN6। चार्ज कैसे निकालेंगे? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 4- चार्ज से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस लिखने के लिए है। तो कितने आयंस हुए बताओ? 5। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो 1 मोल से 5 मोल्स ऑफ आयंस हमें मिल रहे हैं। अब देखो अगर अल्फा 100% है तो I और n सेम होगा 5। अब मान लो अल्फा अगर 75% है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 0.5। तो उस फॉर्मूले में पुट करो 1 प्लस इस फॉर्मूले में, ऊपर वाला जो फॉर्मूला था ये, ठीक है ना। तो क्या होगा बताओ? 1 प्लस n-1 अल्फा, n की जगह पुट करना 5, अल्फा की जगह 0.75, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 4। तो यही डिफरेंस है 100% डिसोसिएशन में और कुछ, मतलब 100% अगर नहीं है तो, क्योंकि हम क्या लिखते हैं? फाइनल बाय इनिशियल। अगर 100% रहेगा तो ज्यादा हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेगा, अगर 100% नहीं है तो कम मिलेगा। ठीक है ना। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, इसको फिर से खुद से देखो कि n क्या है, फॉर्मूला हमने कैसे लेकर के आया है, आप डिराइव करके खुद से देखना। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरा फॉर्मूला डिराइव करना है। अब सेकंड पार्ट देखो, ये रेयर पूछा रहता है बट फिर भी हम देख लेते हैं। दूसरा क्या है? फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या? कुछ मिल करके कुछ बनाएगा। जैसे मान लो ए के, उसका रिवर्स है ना, ए के n मोल्स मिल करके AN बना लिए। जैसे क्या? जैसे मान लो 3 O मिल करके O3 बनाया, 2 O के मॉलिक्यूल्स मिलकर के O2 बनाए, 2 O के एटम मिलकर के O2 बनाए, तो ऐसा एसोसिएशन हो रहा है। तो 2 मिलके क्या बना रहा है? 1। 3 मिलके क्या बना रहा है? 1। तो ये सब चीज हुआ। तो मान लो इसकी कंसंट्रेशन C है, ये 0 होगा। मान लो फिर से हमने C माइनस C अल्फा कर दिया, तो इधर क्या बनेगा? C अल्फा बाय N। ठीक है ना। देखो ये दोनों में डिफरेंट है, ठीक है ना। वहां पे देखो, यहां पे तुम्हारा, अच्छा यहां पे थोड़ा गड़बड़ है, यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखो यहां पे x होना चाहिए था, ठीक है ना। यहां x होगा और यहां पे भी क्या होगा? y होगा, ठीक है ना। तो यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, तो हम यहां x लिखेंगे और यहां हम y लिखेंगे, ठीक है ना। तो फिर ये अपने पास करेक्ट आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेना आप। अब देखो यहां पे देखते हैं कैसे n नीचे आ गया। तो देखो कि n मोल से कितने मोल बन रहे हैं? 1। n से 1 बन रहा है, तो C अल्फा से कितना बनेगा? तो C अल्फा बाय n, ठीक है ना। तो अब टोटल कर लो, फिर से ऐड अप करो, तो ये आ जाएगा। तो बस डिफरेंस ये है। तो ये देखो फाइनल कंसंट्रेशन हुआ, ये क्या हुआ? फाइनल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन यहां पे पुट कर दो, और ये रहा तुम्हारा इनिशियल, ये रहा इनिशियल। तो अपना फॉर्मूला सेम आ जाएगा एसोसिएशन में, बस n के जगह पे 1/n हमें पुट करना है। और यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n थोड़ा उल्टा पढ़ना, कितने मिल करके, कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मिल करके 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे डाइमेराइज, डाइमेराइज में क्या बोलोगे बताओ? कि 2 मिल करके 1 बनाता है, ट्राइमेराइज 3 मिल करके 1 बनाता है, टेट्रामेराइज 4 मिल करके 1 बनाता है। तो n क्या है? कितने मिल करके 1 बनाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन देखते हैं हम कि, और यहाँ पे देख लो अगर 100% अल्फा है तो I की वैल्यू 1/n हो जाएगी। तो जैसे मान लो डाइमेराइजेशन हो रहा है, तो मैं बोला था कि एसिटिक एसिड को या फिर बेंजोइक एसिड को बेंजीन में लेते हैं तो वो डाइमेराइज हो जाता है। कैसे डाइमेराइज होता है बताओ? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है ना। तो देखो डाइमेराइज का मतलब क्या हुआ? इसका हमने 2 मॉलिक्यूल लिया, ये कंप्लीट कन्वर्ट हो गया 1 में, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड करके वो क्या हो गया तुम्हारा? 1 मॉलिक्यूल में कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर I की वैल्यू हमने 100% डाइमेराइजेशन माने तो I की वैल्यू क्या होगी? 1/n। तो ये क्या आ जाएगा? हाफ, ठीक है ना। तो ये हमें याद भी रहना चाहिए कि
एसिटिक एसिड डाइमेराइजेस इन, क्या बताओ, बेंजीन। पानी में डिसोसिएट करेगा, इन वाटर इट डिसोसिएट्स बट इन बेंजीन इट एसोसिएट्स। अब चलो एक दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज डिग्री ऑफ, मतलब अल्फा हमें निकालना है, एक कंपाउंड तुम्हें दिया x/2, तो इसको हमें डिसोसिएट करना पड़ेगा। बताओ n की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, 3, एक x का और 2 y का। इसका नॉर्मल मोलर मास दिया हुआ, मतलब x/2 का मोलर मास तुम्हें दिया हुआ है। अच्छा, और क्या है बताओ, ये एबनॉर्मल, मतलब जब तुमने उसको सॉल्यूशन में डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया है, वो डिसोसिएट एसोसिएट हुआ होगा, तब मोलर मास क्या है। तो हम सिंपल I क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल मोलर मास बाय नॉर्मल मोलर मास। बोला था फॉर्मूला उल्टा होता है, तो ये रहा, तो I आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसके n की वैल्यू 3 होगी, तो मैं पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। अब फॉर्मूला लगा लो, डिसोसिएशन के लिए है, तो 1 + n-1 अल्फा, n की वैल्यू 3 होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, तो अल्फा मिल जाएगा 0.75, तो आंसर हो जाएगा 75%। अब देखो ये लास्ट कुछ तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है, जैसे ये पूरा टेबल तुम्हें कवर अप करना है, तुम्हें कुछ कुछ दिया हो, जैसे यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, मतलब 100% डिसोसिएशन, तो n की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, 2, तो I भी कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना। और डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पे, जैसे ये लास्ट वाला देखो 3A लिखा हुआ है, A3, तो ये क्या है, एसोसिएशन है। n की वैल्यू क्या होगी, तो 3 मिलकर के 1 बना रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। और फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे बताओ, 1 + 1/n-1 अल्फा। तो ये टेबल खुद से कवर अप करना, और ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए। चलो ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट ले लो, कि जैसे देखो कि ये कंपाउंड दिया PT, ये बगल में ऐसे 4 दिया हो ना, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़ोगे कि प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो 100% आयोनाइज है, और I का फॉर्मूला 3 आना चाहिए। अब 100% है मतलब क्या है, n के बराबर होता है, मतलब n 3 आना चाहिए। तो देखो इसके लिए n कितना है, 3, इसके लिए n कितना है, 3, इसके लिए n कितना है, 4, इसके लिए n कितना है, 2। कैसे बता रहे हैं, k एक अलग होगा और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट अलग होगा, तो 1 और 1 2, यहाँ पे क्या होगा, 3 और 1 4, तो 3 हमें लाना है, तो A ऑप्शन हो सकता है या फिर B ऑप्शन हो सकता है। तो अब कैसे डिफरेंशिएट करें, तो देखो यहाँ पे बोला है PT 4 वाला हमें चाहिए, तो तुम चेक करो किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, तो तुम्हें मिलेगा B ऑप्शन में। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम जानते हैं, सबका ऐड कर दो, K का क्या होगा +1, Cl का क्या होगा -1, तो 6 बार, और PT का हमें निकालना है, तो PT का आ जाएगा +4। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी इस वाले में, बताओ, खुद से पहले ट्राई कर लो सारे क्वेश्चन, फिर मेरे से सॉल्यूशन देख लेना। तो इसमें क्या आएगा, 4, ठीक है। तो m नॉर्मल वही है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, तुम चेक कर लेना खुद से, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना वेंट ऑफ फैक्टर वाला पोर्शन क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। अब ये जो यहाँ पे थोड़ी सी मिस हुई थी, ये तुम चेक कर लेना, यहाँ पे x और y होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया अपना वेंट ऑफ फैक्टर। फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट लेसन जो अपलोड करूंगा उसमें इसका एप्लीकेशन है कि I कैसे आ रहा है, और जो डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो उसमें एटलीस्ट हम 2-3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो कर ही लेंगे। तो ये आप आज ही पढ़ लेना। नेक्स्ट जो है डायरेक्टली 2-3 वीडियो आएंगे जिसमें आप बहुत सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लोगे। फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमें सब पे सॉल्व करने होंगे, तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग अलग से लेसन ऐड कर दूंगा। NCERT तो हम अलग से सॉल्व कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आप कनेक्टेड रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है ना। जो भी आपको प्रॉब्लम हो या फिर किसी और टॉपिक पे आपको पढ़ना हो जो स्कूल में चल रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो डाउट है वो भी आप मेरे को व्हाट्सएप करें या फिर कमेंट्स में जरूर लिखें, ठीक है ना। तो थैंक्स, इसको आप रिवाइज कर लें।